अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ टीवी चैनल। आज हमारे दरमियान में मौजूदा इंतखाबात के पेश नज़र ख़ास तौर पर पूरे मुल्क के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात का ज़ोर व शोरों के साथ हर पार्टी अपनी अपनी प्रचार में मसरूफ़ है। इसी दरमियान में आज हमारे साथ हमारे जेड न्यूज़ टीवी चैनल के नाजरीन के दरमियान में मौजूद है जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, जो कि बरसों से कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। जब रियासत तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत दोबारा बनी तो उस वक्त में राहुल गांधी की जानिब से आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया। तो आज इसी के पेश नज़र, क्योंकि मौजूदा इंतखाबात की भाग दौड़ में हर पार्टी अपनी अपनी कोशिशों में जारी है, आज हम आपसे इस सिलसिले में कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आप अपना कीमती वक्त हमको इनायत किए, हमारे नाजरीन को आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब इसकी शुरुआत मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि सबसे पहले इंतखाबात अब जो शुरू हो गए, हर पार्टी अपना अपना ज़ोर रियासत के अंदर ख़ास तौर पे दिखा रही। 17 सीटों के ऊपर ये मुकाबला है, तो इसके अंदर क्या एतबार से कांग्रेस पार्टी ज़ोर पकड़ सकती? क्योंकि मीडिया की कुछ ऐसे पोल्स के ज़रिए से इस तरह भी बताया जा रहा है कि जो है दूसरी पार्टियाँ जीतेंगी, कांग्रेस की जो है मेजॉरिटी नहीं आएंगी या इस तरह। तो आप, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपकी मेहनत बरसों से रही, तो आप इसको कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रियाज साहब आपका और जेड चैनल के नाजरीन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने वक्तन फ़क्तन हालात के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ी मेरे से रुजू हुए हैं, मेरा इंटरव्यू लिए, आपके ज़रिए लोगों से बात करने का, लोगों से अपने नज़रियात को लोगों के बीच लेके जाने का आपके ज़रिए मुझे मौका मिला है। तो यकीनन आप जैसे फरमाएं कि ये इलेक्शन इस बार 7 फेसेस का इलेक्शन है, पार्लिमानी इलेक्शन, और एक फेस मुकम्मल हो चुका है और बाकी के 6 फेस बाकी। और जैसा तेलंगाना, बलखुसूस तेलंगाना में 13 तारीख को इलेक्शन का चौथा जो फेस है वो हमारे पास इलेक्शन है, और तेलंगाना में एक ही फेस पर हमारे इंतखाबात हैं। कि ये इंतखाबात बहुत ही अहम इंतखाबात है। अहम का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे अहम इलेक्शन है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 1880 के दशक में आज़ाद हिंदुस्तान के लिए एक तहरीक स्टार्ट हुई थी, जिसमें उलमाए कराम इसकी शुरुआत किए थे, ख़ास तौर पर देवबंद के उलमाए कराम और जमीयत उलमा का इसमें वहाँ से शुरुआत, वहाँ पे उलमाए कराम ने क़ुरबानी दे के इस आज़ादी का मूवमेंट स्टार्ट किए थे। उसके बाद 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होने के बाद ये मैं समझता हूँ, उसके बाद ये 75 साल 80 साल में हम तो जब आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज आज़ाद हिंदुस्तान को बचाने का इंतखाब है, 2024 का इंतखाब। तो शायद मैं अक्सर मेरे इंतखाबी जलसों में जो भी मेरे लोग मुझसे मिलते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि शायद हम आज़ादी के लड़ाई में, आज़ादी के उस मुल्क को आज़ाद करने में हम कुछ हो सकता है हिस्सा अदा किए नहीं किए, लेकिन आज हम कम से कम इस आज़ादी को बचाने में तो हम अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज वो 45-47 से पहले की मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई थी, और आज आज़ादी को बचाने की लड़ाई है ये। इसलिए हम सबको मुत्तहिद होना है इसमें, और बहुत क्रूशल है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ फ़िरक़ा परस्त जहन के लोग, चंद लोग इस मुल्क के माहौल को ख़राब करके, पोलराइज़ करके, अपने इक़्तिदार पे रहने की खातिर गंगा जमनी तहज़ीब को पामाल करके अपने इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है कि ये इक़्तिदार की लड़ाई तो अपनी जगह है, सियासी लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन ये इलेक्शन जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है, और पार्लिमानी जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है, सेकुलरिज्म को बचाने का इलेक्शन है, और हिंदुस्तान के इस आइन को, दस्तूर को बचाने का इलेक्शन है। क्योंकि हम
दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है हम, और 70 साल 80 साल में हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल तरीक़े से हम यहाँ पे जमहूरी हुक्मरानी करने में हम सक्सेस हुए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाने में। अगर इस इलेक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने अपने अज़ाइम से पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क में, अगर वो जिस अज़ाइम से आ रहे हैं उनके बयानात को सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर फिर वापस वो इक़्तिदार पर अगर वापस होंगे तो यकीनन इस मुल्क के दस्तूर को, इस मुल्क की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज़म को यकीनन धक्का लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है। तो हम दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क तो हम कहलाएंगे, लेकिन अगर इस इलेक्शन में हमसे कहीं ना कहीं अगर भूल चूक, अगर हमसे कहीं ना कहीं कोताही अगर हो जाएंगी तो यकीनन वो आने वाली नस्लों के लिए एक तारीख़ बन के रह जाएगी कि हम भी एक दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत थी। तो इसलिए इस इलेक्शन को हमको बचाने की ज़रूरत, इलेक्शन में हमको ज़िम्मेदारी से, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से इसको इलेक्शन को देखना है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ अपना वोट का नहीं है, लोगों को वोट अब तक का सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी का वोट इस बार उनको डालना है, समझिए बस। लेकिन आप जैसा बताए कि तेलंगाना का ऐसा कुछ नहीं है। तेलंगाना के लोगों में एक अंडर करंट है। जिस तरीके से कांग्रेस हुकूमत को वापस यहाँ के लोग लाए हैं, सब लोग मिल के, और कांग्रेस के एक मुस्लिम दोस्त हुकूमत, मुस्लिम दोस्त यहाँ पे सीएम और डिप्टी सीएम जितने काबीना हैं, इन सबको लाए हैं। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो 6 गारंटी स्कीम्स थे, वो जो आम लोगों के लिए, क्योंकि अब मरकज़ी सरकार और पिछली जहाँ पर 10 साल यहाँ पर रियासत में सरकार थी, वो सिर्फ चंद कारपोरेट लोगों के लिए काम की। कांग्रेस पार्टी आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए काम की। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो 6 गारंटी स्कीम्स है उसको लेके आए, उससे मुतासिर हुए, और उससे लोग इत्मीनान से उसको समझकर लोग कांग्रेस पे भरोसा दिखाकर सरकार हुकूमत को लाने में यहाँ पर सब लोग ने अपना अपना रोल अदा किया। और उसी स्पिरिट से मुझे लगता है कि हम कम से कम तेलंगाना में, मुझे लगता है कि मेरा अपना ज़ाती ये है कि हम 12 से 14 सीट हम तेलंगाना में पार्लियामेंट्री सीट हम जीतने की हमको उम्मीद है। अब जिस तरह आप बता रहे, तो अपोजिशन पार्टी जो गुज़िश्ता में यहाँ पर जो है हुकूमत की है, कुछ हद तक जो अपोजिशन उनकी बनी हुई है यहाँ पे, तो वो लोग की तरफ से जिस वक्त से आपकी हुकूमत रिफॉर्म हुई यहाँ पे तेलंगाना के अंदर बनी, उस वक्त से एक पहला इल्ज़ाम ये जो स्कीमात का आप जिक्र किए कि ये स्कीमात बजट के इतना ज़्यादा है कि हुकूमत पे ज़्यादा दबाव पड़ने से कभी भी बंद हो सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यही रियासत के अंदर कल रात में एक साबिक़ा वज़ीर थे गुज़िश्ता हुकूमत के, हरीश राव, उन्होंने कहा कि भाई काबीना में जो है कोई मुस्लिम अक़लियत नहीं है, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी एक भी वज़ीर नहीं है। तो एक नई देने की वजह क्या है, या फिर इस तरह की बातें जो की जा रही हुकूमत की जानिब से, और वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस का खात्मा हो जाता। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, वो लोग बौखलाहट का शिकार हैं। 10 साल तेलंगाना जो 50,000 60,000 करोड़ का जो बजट ज़ायद आमदनी, ज़ायद बजट रख के जो स्टेट बनाया गया, दिया गया, इनको हाथ में दिया गया, वो लोग आज तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च तेलंगाना को दे के गए हैं। सिर्फ ये सिर्फ कुछ बिल्डिंगें, कुछ कॉरपोरेट कंपनीज़ को चमका कर वो लोग उस तरीके से काम किए, तो ख़जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया। जिस दिन गवर्नमेंट को ये हैंडओवर किए हैं, हुकूमत बदलने के बाद जब दिए हैं, तो ऑफिशियली RBI का स्टेटमेंट में आप देख लीजिए कि 3,000 करोड़ रुपए, ये -3,000 करोड़ रुपए अकाउंट में रखे गए हैं। ये तो ये ऐसे एक मतलब सोने की चिड़िया जो माने जाती थी तेलंगाना, उसको एक कंगाल तेलंगाना बुला के गए। जैसा उनका तेलुगु में कहावत है कि बंगारू तेलंगाना को कंगारू तेलंगाना बना के TRS हुकूमत गई है। आज हरीश राव साहब को ये बोलने की ज़रूरत है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के तमाम वक्फ बोर्डों में तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे बहुत अहम वक्फ बोर्ड माना जाता है, जिसको तेलंगाना की पिछले 10 साल की हुकूमत ने ज़मीनों को, तेलंगाना की ज़मीनों को एक लूट मार करके ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट को ऐसे ख़त्म करे। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद 6 गारंटी स्कीम से लोग मुतासिर होकर जब कांग्रेस की हुकूमत लाए हैं यहाँ पे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा दीजिए, उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हम वापस आएंगे,
लेकिन जब आवाम, क्योंकि जमहूरियत में आवाम ही सब कुछ होती है, जब आवाम का एतमाद वो खो चुके थे, इसलिए वो लोग कांग्रेस के गारंटीज़ को, उनके कांग्रेस के काम को, राहुल जी के लीडरशिप को, स्टेट में यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी की लीडरशिप को, भट्टी विक्रमार्का जी की लीडरशिप को, ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप को अट्रैक्ट होकर उनके बात पे यकीन करके जब जो 6 स्कीम्स को लोग देखे हैं, गौर करे हैं, उसके बाद वो लोग वोट डाल के हुकूमत बनाए हैं। उसका उनको 2 महीने का रिजल्ट देखिए, इलेक्शन का दिसंबर में इलेक्शन हुआ, सरकार नई हुकूमत बनी, उसके बाद ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हम 5 स्कीम्स को एग्जीक्यूट कर दिए, उसमें अमल में 5 स्कीम अमल में आ चुके हैं, चाहे गैस सिलेंडर होने दीजिए या 200 यूनिट पावर होने दीजिए, ख़वातीन को मुफ्त सफ़र होने दीजिए बसों में, ऐसे तो 5 स्कीम का अमलावरी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो लोग देख नहीं रहे और बौखलाहट का शिकार हो गए। हरीश राव साहब को पहले अपने 10 साल का उनको हिसाब देने की ज़रूरत है, उसके बाद वो बात करेंगे। उनको आवाम का, उनके पास से टीआरएस का, और टीआरएस की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उनका एतमाद ख़त्म हो चुका था, वो समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग अपने ऐशो आराम में थे, उससे बाहर अभी नहीं निकल सके। इसलिए हकीकत यही है कि हुकूमत जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन में लोग कांग्रेस पार्टी पे एतमाद रखकर हुकूमत को लाने का काम किया, उसी तरीके से अब हुकूमत बनने के बाद हुकूमत पे पूरा एतमाद दिखाते हुए कम से कम 12 से 14 लोकसभा के सीट इस बार तेलंगाना की आवाम कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। और हरीश राव साहब जो कांग्रेस को जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस वो पार्टी है जो मुल्क को आज़ादी दिलाने में अपना जो हिस्सा अदा की है, और तेलंगाना देने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने की है। आप कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देने के बाद आप तेलंगाना दिए हुए खुशहाल तेलंगाना के ऊपर आप इक़्तिदार पर इंजॉय करके आप कंगाल तेलंगाना बना के जाके आज वो बौखलाहट के शिकार में वो बात कर रहे हैं। कैबिनेट में मुस्लिम जहाँ तक क्या है कि कांग्रेस पार्टी इस बार तेलंगाना टीआरएस पार्टी एक गुज़िश्ता 2 टिकट दिए थे, एक तो हैदराबाद पार्लियामेंट में एक दिए थे, एक बोधन में पार्लियामेंट दिए थे, और 2 को 2 सीट हार गए। और कांग्रेस पार्टी इस बार 7 टिकट मुसलमानों को दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 में से कोई भी एक नुमाइंदा हमारा असेंबली में नहीं रहने की वजह से हम काबीना में दे नहीं सके। दूसरी बात, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ये कोशिश की कि काउंसिल में, क्योंकि एक्चुअल काउंसिल में जो रेगुलर काउंसिल में जो एमएलसीज आने का था वो 2025 मार्च अप्रैल में था ड्यू टाइम, लेकिन कुछ दो रुकन काउंसिल के 2 रुकन है असेंबली में चले गए थे, खाली हो गए थे वो, और 2 लोग गवर्नर कोटे के थे, 2 लोग असेंबली कोटे के थे, और 2 लोग लोकल बॉडीज़ के थे। वो 6 खाली होने की वजह से वो किसी को देना पड़ा। तो इसमें से भी कांग्रेस पार्टी एक अपने गवर्नर कोटे में नाम रखी थी, लेकिन कुछ अदालत में कुछ उसका केसेस की वजह से वो पेंडिंग है। इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा तो काउंसिल में एमएलसी आ जाएगा हमारे पास। और जहाँ तक मिनिस्ट्री की बात है, क्योंकि एमएलए नहीं जीते थे कोई भी हमारे पास से कांग्रेस पार्टी से, इसलिए हुकूमत संजीदा, इसलिए भी मैं हुकूमत की इस मामले में मैं तायद कर रहा हूँ कि बहैसियत एक मैं मुसलमान, कि हुकूमत इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सरकार हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले जो बोर्ड, मुसलमानों के जो बोर्ड कॉरपोरेशन से, चाहे वक्फ बोर्ड है, सबसे पहले हुकूमत में सबसे पहले मुझे वक्फ बोर्ड में बिठाएगा, पहला मुझे बिठाएगा। उसके बाद इमीडिएट फिर 5 कॉरपोरेशन चेयरमैन को बिठाएगा, जिसमें 4 मुसलमान हैं, 4 मुसलमानों को, क्योंकि इसकी पहले फिलहाल माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स को, माइनॉरिटीज़ को जो फलाह बहबूदी काम में रुकना नहीं करके जनरल कॉरपोरेशंस को रोक के भी वज़ीर आला सबसे पहले अक़लियतों के कॉरपोरेशंस को फुलफ़िल करने का काम किए, ताकि काम रुके नहीं। फिर जैसा भी आगे मौका मिलेगा काउंसिल में किसी न किसी मुस्लिम नुमाइंदे को लेने के बाद फिर यकीनन उस चीज़ की भरपाई होगी। ये जिस तरह आप बोल रहे हैं कि इंतखाबात, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का भी जोर बड़े ज़ोरों के साथ चल रहा। आज भी वज़ीर आज़म का हैदराबाद में दौरा है। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता चंद दिनों पहले वज़ीर आज़म के जानिब से एक बयान जारी हुआ, क्योंकि मुसलमानों के अंदर उससे बड़ी तशवीश पैदा हो गई। पहली बात उसमें ये थी कि जो है मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर जो है मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते, उसका निशाना उन्होंने मुसलमानों की तरफ किया। दूसरा, घुसपैठी का जो जुमले का इस्तेमाल है वो, तो अब ये सारी चीज़ें एक ही तरफ लेके जाती एनआरसी सीए की तरफ सीधा। तो इस एनआरसी सीए के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? सेंट्रल में आने के बाद क्या उस सिलसिले में ये काम कर सकती है? जहाँ तक एनआरसी सीए
के ताल्लुक़ से आपका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अगर हम इख्तिदार जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो रियासतों में इख्तिदार पे है वहाँ के हमारे वज़ीर आला ने कह दिया है कि NRC-CA हमारे पास कहीं पर लागू नहीं होगा। और जब हम वापस मरकज़ में भी अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह तो यकीनन NRC-CA इसका कोई वजूद नहीं रहेगा ना, इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और इसमें हमारे रियासत के हमारे मुस्लिम भाई और अक़लियती भाई और पूरे मुल्क के लोगों को इस बात से इत्मीनान चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार पे आएगी तो आपकी शहरियत को, आपकी किसी किस्म के जमहूरी हुकूक़ को, ना आपके शरई हुकूक़ को किसी किस्म का उसमें मदाखलत की जाएगी। जहाँ तक बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये लोग शुरू से मुल्क गंगा जमुना तहज़ीब को बिगाड़ कर और आपस में भाई को भाई से लड़ाने का जो RSS का जो ब्रिटिश वालों का जो था, तो उन्हीं के ये लोग अडॉप्टेड चाइल्ड से ये अंग्रेज़ों के ये, जहाँ से जो नक्कर से शुरू होके अब अपडेटेड पॉइंट पे आए हैं ये लोग। तो ये लोग 1925 से जब RSS का स्टार्ट हुआ था, वो लोग फ़िरक़ा परस्ती, आपस में इख्तलाफात पैदा करना, आपस में डिवीज़न पैदा करना, सोसाइटी में, कम्युनिटी में मुस्लिम हिंदू बात करना, इस तरीके से करके अपने पॉलिटिकल अपने रोटी सेकने का काम किए हैं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, उस ओहदे पे रहकर वो बात करना उनको शोभा नहीं देता है। जैसा मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था 2016 का, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री एक हमारे हिंदू भाई में एक नई चीज़ पैदा करने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो आपके मंगलसूत्र भी खींच लिया जाएगा जिस तरीके से। तो ये क्या है, ये मुस्लिम भाइयों को वरगलाने का, हिंदू भाइयों को वरगला के इसको डिवीज़न लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे साफ ये है कि फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा दे के फ़िरक़ा परस्ती के नाम से पोलराइज करके वोट लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने के लिए नहीं है। हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, बोले 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई 2 करोड़ के हिसाब से आपको 20 करोड़ आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ है इस मुल्क का। हर एक के जनधन करके आप 40 करोड़ अकाउंट्स ओपन करा दिए हैं, एक अकाउंट में 1 रुपया अभी तक नहीं आया। लोग आज पूछने के लिए तैयार है। तो वो अपने जो वेलफेयर प्रोग्राम से अपने जो काम किए हैं वो बताने के काबिल आज नहीं है। बीजेपी से मरकज़ी हुकूमत बताने के काबिल है, इसलिए उसको फ़िरक़ा परस्ती की तरफ टर्न आउट करके इलेक्शंस को उस तरीके से अपना वोट सीधा करने की। लेकिन इस मुल्क का हिंदू बहुत सेकुलर है। हिंदू 80% हिंदू सेकुलर है, इसीलिए आज हिंदुस्तान सेकुलर है। चंद लोगों को छोड़कर बाकी के लोग सेकुलर है। इसलिए मैं हमारे अक़लियती लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के 99% हिंदू सेकुलर है, तो वो सेकुलर जहनीत के लोगों को हम मदद करनी चाहिए। सेकुलर पार्टीज़ को मदद करके इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उनके हाथ मजबूत करेंगे, सेकुलर जहनीत के हिंदू भाइयों के साथ अगर हम खड़े रहेंगे, तो वो मुल्क को जिस तरीके से बचाने में लगे हुए हैं उसमें अगर हम उनको ताकत बनेंगे तो यकीनन इस हिंदुस्तान में जमहूरियत भी बची रहेगी, इस हिंदुस्तान का दस्तूर भी बचा रहेगा। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए हमारे वज़ीर आला, हमारे इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम रिजर्वेशन बर्खास्त कर देंगे, हम SC ST BC माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि अब तक तो ये लोग, इनका ज़हर अब तक तो मुसलमानों के लिए था, अक़लियतों के लिए था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो रंग है ये इस तरीके से बता रहे हैं कि हम हमारे इस मुल्क के दलित भाइयों के ऊपर, इस आदिवासी ट्राइबल भाइयों के ऊपर भी इनका भी हम रिजर्वेशन बर्खास्त कर देंगे। क्योंकि ये लोग किसी को अपलिफ्ट करने का इनका जहन नहीं रहा कभी। ये चाहते हैं कि इन जो दबे हुए हैं, पिछले तबके के लोग जो दबे हुए हैं, दबे रहें, इनको दबाकर हम इक़्तिदार पे फायज़ रहे। इनका शुरू से वही रहा इनका। इसलिए इस मुल्क के SC STs और अक़लियतें मुत्तहिद जो सेकुलर जमातें हैं, जहाँ पे रियासती फोर्सेस है, जहाँ पे मरकज़ में कांग्रेस पार्टी है, राहुल जी है, इस मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो उनका जो एक स्लोगन था, उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस मुल्क के अक़लियत हैं। लेकिन इस मुल्क की हम अक़लियत
अक़लियत से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की मेजॉरिटी जो अक्सरियत है वो इस मुल्क को मुत्तहद रखना चाहती है, वो इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना चाहती है। तो उसमें हम उनके साथ शाना बशाना ठहरने की ज़रूरत है। आज हम उनके जो लोग सेकुलर जहनीत के जो हिंदू भाई है उनके साथ हम खड़े हों, उनके खांदे को खांदा मिला के खड़े हों, उनके हाथ मजबूत करेंगे तो यकीनन वो हम इस हुकूमत को गिराने के लिए और इस मुल्क को बचाने में वो लोग रोल अदा करेंगे, जिसमें हम एक अहम रोल इस तरीके से हम अदा कर सकते हैं। एक मेरा अपना एक ये है। इस सिलसिले में जिस तरह आप बोले कि मुख्तलिफ रियासतें जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है बाद वक्त, उन लोगों की तरफ से ऐलान किया गया कि CA/NRC हमारे साइड से नहीं होगा, हमारे रियासत में हम होने नहीं देंगे। लेकिन जो सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी है, जो ज़िम्मेदार है पार्टी के, उनकी तरफ से जो कोई इस सिलसिले में स्टेटमेंट नहीं आया, जिस पे तशवीश है अभी भी और मुख्तलिफ सवालात इस सिलसिले में उठाए जा रहे हैं। नहीं, इतने ये बात से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार ये इशू आया था जब मुल्क भर में इसके ऊपर एहतजाज हुआ था हर रियासतों में, हर जगह पे, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का अपना क्लियर स्टैंड था। कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली आके स्टेटमेंट इसके ऊपर बात की है कि हम मुखालिफत हम करते हैं। और अब जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो 28 पार्टनर्स है, सब लोगों का क्लियर स्टैंड है कि NRC और हम CA के ख़िलाफ़ है। हम कहीं पर, जैसे आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, स्टालिन जी को देख लीजिए, चाहे हमारे पास हमारे वज़ीर आला को देख लीजिए, सब लोग ने, सिद्धरामैया जी कर्नाटक में, सब लोग ने ओपनली ऐलान कर दिया कि हमारे स्टेट में लागू नहीं होगा ये। तो कल मरकज़ी हुकूमत आएगी तो इसके ऊपर भी लागू होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आपका ताल्लुक़ क्योंकि वक्फ बोर्ड से है और ये इंतखाबात का मौका है, गुज़िश्ता इंतखाबात में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसके एतबार से ख़ास तौर पे अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की जो तनख्वाहों के इजाफे का मसला था, रियासती मसला हमारा, तो उस सिलसिले में उसमें ज़िक्र था बाज़ाब्ता कि हम इजाफ़ा करेंगे। कल रात में अपोजिशन जमात की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि भाई वो लोग वादा किए और जो है उसमें कुछ इजाफ़ा नहीं हुआ। मैं जैसा आपको बताया कि अपोजिशन के पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा। अफसोस की बात यह है कि 10 साल जो जमात इक़्तिदार पे, रियासत में इक़्तिदार पे रहे कि आज उनको 10 साल के बाद भी आवाम के बीच में अपने अचीवमेंट, अपना जो कारकर्दगी है वो बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात है, उससे ज़्यादा उनके लिए और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए वो बीजेपी को फ़ायदा करने के लिए माइनॉरिटी सेंट्रिक इलेक्शन करना चाह रहा है TRS, क्योंकि TRS की 10 साल की हिस्ट्री देख लीजिए आप। वो जहाँ पर पार्लियामेंट में बीजेपी को ज़रूरत पड़ी वो वहाँ पर वो ठहरे हैं। जब आप अक़लियत के दोस्त हैं तो आप क्यों ट्रिपल तलाक़ में आप उनका सपोर्ट करें? जब अक़लियत के दोस्त थे तो आप क्यों जब दूसरे बिल्स में सपोर्ट किया, आप CA वगैरह में क्यों आप नहीं रोके उसमें? जब आप CA वगैरह के उसमें आप उनको पार्लियामेंट पे आप उनको सपोर्ट किए, ट्रिपल तलाक़ में सपोर्ट किए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होता है, हाँ, तो बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होता है तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। GST में आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बिल में, हाँ। और आप है सो रिसेंटली जब पार्लियामेंट लास्ट सेशन हुआ, जब प्राइवेट बिल आता है पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से प्राइवेट बिल अगर बीजेपी का एक लोकसभा का MP करता है तो उसको आप उसकी तायद करते हैं इनडायरेक्टली। तो आप पुराना हिस्ट्री देख लीजिए, पुराना हिस्ट्री इक़्तिदार को बचाने के खातिर अपने फैमिली के काले करतूतों को बचाने के लिए KCR और एंड कंपनी एंड KCR एंड फैमिली, तो कहीं ना कहीं अंदर से बीजेपी के साथ इनका गठजोड़ है, बीजेपी के साथ ये लोग अपना पुराना रिश्ता रखते हैं, नाता रखते हैं। इसलिए ये माइनॉरिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करके इलेक्शन, जबकि उनको पता है कि आज मुल्क के हालात क्या है, सब चीज़ पता है, लेकिन सिर्फ मगरमच्छ के आंसू के जैसा बहा के कोशिश करें कि माइनॉरिटीज़ के हमदर्द अक़लियत है बोल के। भाई आप अगर वैसा रहते तो आपके पेट में वक्फ बोर्ड का लूटम लाटी क्यों चली? करीब 40-50 इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पेट में बंद हो गए अक़लियतों के स्कॉलरशिप का कोई पुरसान हाल नहीं है। आज हजोज की बिल्डिंग को आप 10 साल में पूरा तबाह करके चले, इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पूरा ख़त्म करके चले गए हैं, हाँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके काले करतूते हैं, लेकिन अब उसको छुपाने के लिए, सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा करने के लिए ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आवाम जानती है
और इस मुल्क को बचाने की किसी सियासी पार्टी की ताकत नहीं है जब तक आवाम ठान नहीं ले। और इस बार आवाम ठान ली है कि फ़रक़ा परस्ती को इस मुल्क से उखाड़ फेंकना है, सेकुलर फोर्सेस को फिर वापस इस हुकूमत में लाना है। आवाम डिसाइड कर चुकी है कि CRN कंपनी, TRSN कंपनी या BJPN कंपनी कुछ बोलने से होने वाला कुछ है नहीं, लोग जान चुके हैं। अल्टीमेटली जमहूरियत में अवामी सब कुछ होती है, तो अवाम डिसाइड कर चुकी। तो जहाँ तक आपका ये इमाम मौज़न का जो मामला है वो पिछले 3 महीने का बाकी थे, तो हम उसको रमज़ान के महीने में उसको हम क्लियर कर दिए, क्योंकि रमज़ान की इलेक्शन की कोर्ट की वजह से पूरा फुल फ्लेज बजट अभी आया नहीं। अगले जैसा इलेक्शन का कोर्ट ख़त्म होते जैसा फुल फ्लेज बजट आएगा, उसमें जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और कांग्रेस का 6 गारंटीज़ के अलावा कांग्रेस पार्टी एक 12 माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के तौर पर जो लेके आई है, तो उसमें इमाम मौज़न का है। हम उसके ऊपर भी इमीडिएट जल्द से जल्द अमलावरी करेंगे, और जो 12 हमारे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है उसके ऊपर भी हम टॉप प्रायोरिटी देके एक चीज़ को उसको हुकूमत के ज़रिए हम उसको उसको इम्प्लीमेंट करवाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये जिस तरह बीजेपी की बात होंगी तो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन सिविल कोड ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के उसको पेश कर रहे हैं कि हम कर देंगे, नाफिज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन में, गुज़िश्ता इलेक्शन में राम मंदिर वगैरह के मुद्दे थे, अब वो नहीं है, तो यही मुद्दे पे जो है पूरी बात हो रही कि CNRC, इलेक्शन सिविल कोड या इसी तरह के दीगर बातें। बहरहाल किसी न किसी तरीके से आदमी की अपनी मजहबी शनाख्त, उसकी मजहबी पहचान को जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं लोग। देखिए, अब ये चीज़ है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के शरई हुकूक़ के ऊपर इसको हम टारगेट करके इनको मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बना के रखें। क्योंकि मुसलमान कभी BJP को वोट नहीं कर सकता। जिसके दिल में थोड़ा भर भी अगर ईमान है तो वो तो कोई BJP को रास्त तौर पे से वोट तो नहीं कर सकता। तो उनको ये है कि मुसलमान को अगर हम सेकुलर पार्टीज़ को हम इक़्तिदार से दूर रखना है तो मुसलमानों को राय दहिंदगी से दूर रखें, इनका वोट का हक़ इनको उनसे महरूम रखें और इनको मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं है। इसलिए बार बार ये दस्तूर को बदलने की बात करते हैं, दस्तूर को, कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। ना अक़लियतें, हमारे दलित और आदिवासी भाई भी समझने की ज़रूरत है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर को लिखा है, वो दस्तूर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कि अब की बार जो 400 सीट की जो मोदी बात कर रहे हैं, 400 सीट का बात करने का मतलब ये है कि अगर उनको 400 सीट आती है तो हम दस्तूर को चेंज कर सकते हैं। इसलिए तो दस्तूर को चेंज करने की बात कर रहे हैं ताकि आपके पास से आपके राइट्स छीन लिया जाए। अब क्या है, फिलवक्त क्या हो रहा है कि BJP के दौर इक़्तिदार में कि आपको दस्तूर में हर आदमी को अपने मज़हब पे चलने का, अपने मज़हब के शरई हिसाब से प्रैक्टिस करने का हक़ है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है कि दस्तूर में तो आपको हक़ है, लेकिन जब आप उसको अमल करने जाते हैं, शरई हिसाब से आप अपने मज़हब पे आप काम करने चाहते हैं, तो फिर हुकूमत उसको अलाउ नहीं कर रही है। इसलिए ये सब चीज़ें हैं। BJP यही चाहती है कि आहिस्ता आहिस्ता एक RSS का हिडन एजेंडा है जो 1927 में शुरू हुआ था, कि 1927 से उनका एक हिडन एजेंडा था कि इस मुल्क में हमको इक़्तिदार में आना है, तो इस मुल्क के जो बुनियाद है SC ST और माइनॉरिटीज़, इनको जब तक हम आपस में नहीं लड़ाएंगे, उनको जब तक आपस में इनके बीच में हम इख्तलाफ पैदा नहीं करेंगे, तो तब तक हम इक़्तिदार पे हासिल नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ हद तक BJP पिछले 10 साल में कामयाब हुई है। लेकिन ये मुल्क का आम शहरी, इस मुल्क का आम आदमी इस चीज़ को जान चुका है कि BJP का हिडन एजेंडा क्या है, वो एक कौन सी बात सामने रखती है और कौन सी बात पीछे रखती है। इसलिए वो लोग जान चुके हैं। इसलिए इस बार इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का शहरी, आम आदमी, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, SC ST और ख़ास तौर पर महिलाएं, जिस तरीके से महंगाई की मार है, लोग समझ चुके हैं और इस बार इस इलेक्शन में BJP को सबक सिखाएंगे। और मेरी ख़ास तौर पर ये इलेक्शन को लेके हम सब लोगों को इसमें बहुत एहतियात से काम लेने की बहुत ज़रूरत है, समझबूझ के साथ काम लेने की, जज्बात से नहीं। क्योंकि BJP चाह रही है कि इस इलेक्शन जज्बात से भड़काएं
पोलराइज़ करके उसका हम फ़ायदा उठाएं। लेकिन हमको बहुत एहतियात से और समझदारी से और पॉलिटिकल सोशल मैच्योरिटी यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। जब तक अगर वो बताएंगे तो इंशाअल्लाह बीजेपी का इस 2024 के इलेक्शन के बाद यकीनन उनका खात्मा होना चाहिए। ये जिस तरह आप बता रहे हैं वो एतबार से ये लोग के बोलने के बाद ख़ास तौर पे जैसा ICA हो, NRC हो, या इसी के साथ साथ जो है एक्सा सिविल कोड वगैरह ये जो है ये कानून का निफाज अगर होगा, अल्लाह ना करे अगर होता भी है, तो उससे खालिस मुसलमानों का नुकसान है या तो पूरी भारत भी तो सकता है। इसलिए मैंने पहले अपने शुरुआत इंटरव्यू में सबसे बोला कि ये इलेक्शन यकीनन मुसलमानों का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हाँ मुसलमानों का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इलेक्शन मैंने आपको बोला है कि ये इलेक्शन आज़ादी को बचाने का, इस मुल्क को बचाने का, इस मुल्क की दस्तूर को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने का इलेक्शन है, सिर्फ मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। मुसलमान तो ईमान रखने वाला है, वो अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला है मुसलमान, क्योंकि जब मुसलमान पैदा होता है तो रिस्क अपना ऊपर लेके आता है और वो अल्लाह जो करता है उसके लिए मुसलमान उसको राज़े ईमान, जो जिसके भी दिल में ईमान है वो तो अल्लाह पे यकीन करने वाला है। ये सब चीज़ उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। और मुसलमान तारीख़ में हर वक्त जब ऐसे इम्तिहान आए उसमें मुसलमान निखर के आया बाहर। तो इसलिए मुसलमान कभी किसी कुर्बानी से ना कभी किसी से मतलब लड़ने से कभी मुसलमान कभी पीछे नहीं हटा, कभी मुसलमान कभी पीछे हटा ना कभी हटेगा। अपने ईमान पे क़ायम रहेगा, अपने दस्तूर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने गंगा जमुना तहज़ीब के लिए। आज़ादी की भी शुरुआत में भी हमने कुर्बानी दी है, आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारा बस एक ही मतलब है कि मुल्क मुत्तहिद रहे, मुल्क में खुशहाली रहे, आपस में मिलजुल कर रहे सब लोग ही। और हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमान, मैंने जैसा आपको बताया कि 99% हिंदू भी मुसलमान मुत्तहिद रहे, मुसलमान सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, उनका भी वही है। इसलिए 1% लोग या कुछ चंद लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम सबको उसको समझकर वो नासूर को हम सिस्टम से, इस समाज से कैसा निकालना, वो हम सब अगर मुत्तहिद होंगे तो यकीनन हम वो चीज़ को भी हम रीच कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल इलेक्शन है ये। अब लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी जहाँ पर आप अपने बयान में ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को ये बात की तरफ ज़िम्मेदारी के एहसास दिलाए थे, जो वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाने और जो है कि आपके शहरी हुकूक़ के एतबार से आपकी जो ज़िम्मेदारी, अगर आप हमारे नाज़रीन को दोबारा से अगर बोल सकें। पिछले ख़ासतौर पर रमज़ान में भी जहाँ पर भी मैं गया, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये लोगों के बीच लेके जाने की कोशिश किया कि ये इलेक्शन में आपको जैसा बताया कि इलेक्शन बहुत अहमियत के हामिल इलेक्शन है। ये पिछले आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे अहम इलेक्शन है 2024। ये इलेक्शन आपकी जमहूरी आज़ादी को डिसाइड करने वाला इलेक्शन है, आपकी शरई आज़ादी को डिसाइड करने वाला इलेक्शन है। अगर मैं ये गलत ना हूँ तो ये इलेक्शन में वोट डालना आपको इबादत से कम नहीं है, क्योंकि ये वोट आपका आने वाली नस्लों की, पिछले जो हमारे आबा व अजदाद आज़ाद दिलाए वो विरासत को क़ायम रखने का इलेक्शन है और आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का इलेक्शन है ये। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम तो हुकूक़ अल्लाह करते हैं लेकिन हुकूक़ुल इबाद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस मुल्क को बचाना, क्योंकि दीन में भी ये लिखा हुआ है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं तो उस झंडे के ताबे रहो, तो इस दस्तूर को बचाने का हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए एक तो ईमान के हरारत भी हमको ईमान के हरारत से भी हमको ये ज़िम्मेदारी है, और एक मुल्क के शहरी के हिसाब से भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर बेदारी का काम करें, क्योंकि हमारे पास वोट तो है लेकिन हम निकल के डालते नहीं। लेकिन आज बहुत ज़रूरी है, एक लोग आज फर्स्ट फेज़ में हम देख रहे हैं तो कभी कुछ जगह पे कर्नाटक वगैरह में तो बहुत खुशी हो रही है कि 100% 95% पोलिंग हो रही है। तो आने वाले फेसेस में भी आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, सेकुलर लोगों को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म होता है तो आप जालिम, अगर आपको अच्छे लोग वहाँ पर अगर ठहर के अगर वो देखते हैं तो वो भी जालिम को साथ देने के बराबर है। तो आप अगर किसी इस मुल्क के फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा करना है तो आप अपना वोट, क्योंकि आप लड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप उसको ख़ात्मा करने के लिए आपके पास एक दस्तूर, आपके पास एक हथियार दिया है, वो वोट है।
आप उसका वोट का इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलीजिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जो जिस तरीके से लोग के फूट की हुकूमत कर रहे हैं, इसको खात्मा करने के लिए आप वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं समझता हूँ ये पोलिंग के दिन, इलेक्शन का पोलिंग के दिन, इससे अहम और कोई चीज़ नहीं है आज के दिन में। आज के दिन में, जिस दिन आपके दिन, जहाँ पर आपके हलके में, आपके एरिया में जब भी इलेक्शन होगा, पोलिंग होगी, उस दिन से वो पोलिंग में अपना वोट डालने से बढ़कर कोई काम उस दिन मेरे हिसाब से कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए आप उसको जिम्मेदारी को समझिए। उस दिन अपना सबसे पहले वोट डाल लीजिए, अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, सब लोगों को इस वोट की अहमियत को बताइए, वोट डाल लीजिए एक सेकुलर हुकूमत को, क्योंकि इस मुल्क से फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा होना है तो सेकुलर हुकूमत को लाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। वरना आने वाले नस्लें हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क था करके तारीख़ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी इसको इस यहाँ की जमहूरियत को ख़त्म करके एक तानाशाही हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तारीख़ के वर्खों में हमको मिलेगा, आने वाले नस्लें इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हम जमहूरी मुल्क थे, बल्कि अगर वो नहीं होना है तो हम सबको ज़िम्मेदार, और हर आदमी को अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा करने का, हर शहरी को, हर सियासी पार्टी को, हर सामाजिक कारकुन को, सबको अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा करने का, ज़िम्मेदारी निभाने का ये वक्त है। और ये बहुत अहम है, बहुत नाजुक वक्त है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये 1 महीना इससे अहम और कोई नहीं हो सकता, इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। आपका बेहद शुक्रगुज़ार है, आप अपना कीमती वक्त हमको इनायत किए। मैं नाज़रीन की जानिब से भी और तमाम ही इंतज़ामिया ज़ेड चैनल की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इजाज़त दे, वोट डालना ना भूलें। सलाम अलैकुम।